हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैंने कल डेट घोषित कर दिया था कि आपका बोर्ड एग्जाम कब होने वाला है। तो मई में होने वाला है। तो बेहतर आप लोगों को अवसर मिल गया है, टाइम मिल गया है एक अच्छे से प्रिपेयरिंग करने के लिए। तो मेरा वादा है आप लोगों का कि मैं टॉपर आपको बनाकर छोड़ूंगा अगर आप रेगुलरिटी वीडियोस देखते हैं तो। ठीक है, 2 महीने का समय बहुत ही लाजवाब तैयारी कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न बात करेंगे। देखिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न क्लियर हो जाएंगे 2 महीने में पूरा सब्जेक्ट का। ठीक है, आप लोग बस बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, देखिए मैंने छोटा सा स्मॉल टारगेट रखा है 200 लाइक का। ठीक है, और सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अभी सब्सक्राइबर थोड़े कम है, आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को ताकि सब्सक्राइबर और आ सके। ठीक है, 2 महीने का समय बहुत ही अच्छे से तैयारी कराऊंगा मैं आप लोगों को। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं हम वीडियो की ओर, और वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी व लेटेराइट मिट्टी में अंतर लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर मतलब बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे तो जानते होंगे कि जलोढ़ मिट्टी व लेटेराइट मिट्टी में अंतर लिखिए। तो देखिए उत्तर में आप लोग को लिखना क्या है, कैसे कि जलोढ़ व लेटेराइट मिट्टी में अंतर। ठीक है, फिर आपको कॉलम बनाना है। एक को लिखना है जलोढ़ मिट्टी, एक को लिखना है लेटेराइट मिट्टी, और एक को लिखना आधार। आधार में सबसे पहले आपको निर्माण लिखना है, और निर्माण में हम लोग देखेंगे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है और लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। चलिए निर्माण में पहले हम लोग जलोढ़ मिट्टी में लिखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा बहाकर लाई गई काप मिट्टी से होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण आप लोग को समझ में आ गया कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा बहाकर लाई गई काप मिट्टी से होता है। ये तो हमको क्लियर हो गया कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अब देखेंगे हम लोग लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण भारी वर्षों से हुए तीव्र निक्षालन के कारण होता है। ठीक है, इसका निर्माण भारी वर्षा से हुए निक्षालन के कारण होता है लेटेराइट मिट्टी का। ठीक है, तो ये हुआ इसका निर्माण, हम लोग जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हम लोग जान गए। अब उसी में लिखना है। ये देखिए अब ये भी बात बता दूं कि ये 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सब आज मैं जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सभी 3 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब देखिए विस्तार, इसका विस्तार कैसे है। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कैसे, यह उत्तम के विशाल मैदान तथा पूर्वीय तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं, तो यह उत्तम के विशाल मैदान तथा पूर्वीय तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे लेटेराइट मिट्टी का विस्तार। तो यह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे मेघालय, केरल, कर्नाटक में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ अधिकतर पाई जाती है, तो यह भारी वर्षा वाले क्षेत्र में जहाँ बहुत ही अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती हो, जैसे में मेघालय, केरल, कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, तो यह तो इसका विस्तार रहा। अब हम लोग देखेंगे उत्पादन इसका। ठीक है, क्या देखेंगे, उत्पादन। अब हम लोग जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन देखेंगे तो कि यह मृदा गेहूं, चावल, जौ, चना, गन्ना आदि के लिए उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी किसके लिए उपजाऊ है, तो यह मृदा गेहूं के लिए, चावल के लिए, जौ के लिए, चना के लिए, गन्ना के लिए आदि के लिए उपजाऊ है। और हम देखेंगे लेटेराइट मिट्टी किसके लिए उपजाऊ है, तो यह अनुवर्ब होती है परंतु उर्वरकों की मदद से। तो देखिए यह अनुवर्ब होती है परंतु उर्वरक की मदद से इसमें गन्ना, काजू, कवा आदि का उपाय और उगाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जलोढ़ मिट्टी में आपका गेहूं, चावल, जौ, चना, गन्ना उपजाया जाता है। और इसमें लेटेराइट मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है, तो आप इसमें आप गन्ना, काजू, कवा आदि उगाया सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके रंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रंग में देखिए जलोढ़ मिट्टी किस रंग की होती है, तो यह पीले व भूरे रंग की होती है। एवं लेटेराइट मिट्टी यह गहरे पीले रंग की होती है। तो लेटेराइट मिट्टी गहरे पीले रंग की होती है और जलोढ़ मिट्टी यह पीले व भूरे रंग की होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जल ग्रहण क्षमता। तो जलोढ़ मिट्टी में हम लोग देखेंगे जल ग्रहण क्षमता। तो यह सूक्ष्म तथा माध्यम कणों से निर्मित होती है जिसमें जल देर तक ठहर सकता है। यह हो गया किसका, जलोढ़ मिट्टी का। अब देखेंगे लेटेराइट मिट्टी में जल ग्रहण क्षमता क्या होती है, तो इसमें मोटे कणों, कंकड़, पत्थरों की अधिकता रहती है जिस कारण जल अधिक देर तक नहीं ठहरता। ठीक है, इसमें कंकड़ों और पत्थरों की अधिक मात्रा रहती है इसलिए जल इसमें अत्यधिक देर तक नहीं ठहरता है। इसमें यह सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं जिसमें जल जो होता है
ज़्यादा देर तक ठहर सकता है। तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी व लेटेराइट मिट्टी में अंतर है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार आप में अच्छे तरीके से लिखा हूँ मैं कि सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, आधार में आपको निर्माण लिखना है, फिर इसका विस्तार लिखना है, फिर इसका उत्पादन आप लोग को लिखना है, फिर रंग लिखना है, फिर जल ग्रहण क्षमता लिखना है, ठीक है। तब जाके यह क्वेश्चंस आपको कंप्लीट होगा और 3 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। तो इन प्रश्नों को आपको एकदम नोट करके याद करके ही आपको एग्जाम में जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे ये कह रहा है 3 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने? 3 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए 2020 में प्रश्न पूछा गया था। और इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि मृदा क्षरण से आप क्या समझते हैं, मृदा क्षरण नियंत्रण हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। देखिए 2015-2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी कई बार पूछा गया है कि मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। 2016-2018 में पूछा गया है। तो ये तीनों प्रश्न आपको याद होने चाहिए कि किसी तीनों में से कोई भी प्रश्न आपको दे सकता है, उसका उत्तर एक ही आपको लिखना है। यह 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न को आप लिख के याद कर लीजिएगा कि किस ढंग से पूछता है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका उत्तर बताता हूँ, किस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर देखिए आराम से मैं पढ़ रहा हूँ, लॉन्ग है भाई, ठीक है। तो इसे आप लोगों को सभी नोट करना है। तो जल व वायु के प्रभाव से, जल व वायु के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी परत का बहकर या उड़कर स्थानांतरित होना ही मृदा क्षरण कहलाता है। समझ में आया? मृदा क्षरण किसे कहता है कि जल व वायु के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर या उड़ाकर स्थानांतरित होना ही मृदा क्या क्षरण कहलाता है। मृदा पृथ्वी का एक अमूल्य संसाधन है। मानव जीवन का अस्तित्व मृदा पर ही निर्भर है। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र आदि की पूर्ति मृदा द्वारा ही होती है। अब आगे पढ़िए। इसके अतिरिक्त मृदा सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है तथा मृदा पर ही विभिन्न वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, जिनसे पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीव जंतुओं को आवास व भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो आपको मृदा संरक्षण का हो गया, ठीक है। अब देखिए उसमें हमको उपाय या सुझाव भी पूछा था, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे मृदा संरक्षण के उपाय या सुझाव। और देखिए इसमें लिखेंगे कि मृदा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। कौन कौन से उपाय हैं? तो पहला वृक्षारोपण, पहला हेडिंग हम डालेंगे क्या? वृक्षारोपण। और वृक्षारोपण में हम लोग लिखेंगे कि खाली भूमि पर तथा कृषि भूमि की मेड़ों पर वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्षों की जड़ें मृदा को संगठित कर जकड़े रहती हैं। ये आपका पहला इसका सुझाव या उपाय है, वृक्षारोपण। अब वृक्षारोपण अगर क्लियर हो गया और नोट आप कर लिए हो तो हम दूसरे सुझाव और बढ़ते हैं। और देखिए दूसरा सुझाव आ गया है कि खेतों में मेड़ निर्माण, खेतों में मेड़ निर्माण। इस हेडिंग को लिख के लिखना आप लोगों को कि खेतों में मेड़ से वर्षा द्वारा मिट्टी के बहाव से सुरक्षा होती है, अतः खेतों के किनारे ऊंची मेड़ बनानी चाहिए। जब भी आप खेत में देखते हो तो खेत के जो किनारे होता है उसमें ऊंची मेड़ी बनाई जाती है ताकि आपका पानी दूसरे खेत में ना बह कर जाए, पानी उसमें ही स्थिर रहे और आपका अनाज एक अच्छा फसल उगे, ठीक है। और तीसरा है ढालों पर सीढ़ीदार खेत। अगर ढाले हैं तो उसमें सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए, क्योंकि पानी ठहरे इसमें, ठीक है। ये नहीं कि पूरा प्लेन बना दे पानी पूरा नीचे आ जाए। तो उसी में लिखना है कि ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए, जिससे कि वर्षा के दौरान मिट्टी का अपरदन न हो। ये नहीं कि वर्षा अब ढलान बन जाए, वर्षा बहती जाए और मिट्टी कट के बाहर जाती जाता, फसल पूरा वहां से उखड़ जाएगी, ठीक है। एक भी फसल नहीं होगी आप लोग की। इसीलिए सीढ़ीदार बनाई जाती है, पानी ठहराव रहे और मृदा अपरदन कम हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर दूसरा था जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो गया है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। और कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे कि पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं? तो देखिए उत्तर आपको क्या लिखेंगे कि मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से, मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण की गुणात्मक, मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण की गुणात्मकता में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया पर्यावरण में गिरावट आना कहलाती है। सामान्यतः यह पर्यावरण का निम्नीकरण भी कहलाता है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण के विभिन्न अवयवों जैसे आपके जल, वायु, मृदा एवं भूमि आदि की
गुणात्मकता घटती जा रही है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं भूमि प्रदूषण के कारण पर्यावरण के विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण की गुणात्मक क्षमता घट जाती है। ऐसे वातावरण में जीवन दुर्लभ हो जाता है। तो ये आपका पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण में कैसे गिरावट हो रही है आपके, इसके फॉर एग्जांपल बताया था कि जलवायु प्रदूषण से, भूमि प्रदूषण से, आपके मृदा प्रदूषण से इनकी गुणवत्ता क्या हो रही है, कमी आ रही है, इसलिए क्या हो रही है, पर्यावरण में गिरावट हो रही है। तो इस प्रकार आप इसको बायोडाटा से अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, तब 3 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन सभी को किसी कीमत पे आपको तैयार करके ही एग्जाम में जाना है। ठीक है, तो पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रकार लिख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको क्लियर हो चुका होगा अच्छे ढंग से, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है आपसे कि टिहरी बांध परियोजना की स्थिति, टिहरी बांध परियोजना की स्थिति और महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी घुमाकर पूछता है कि टिहरी बांध किस राज्य की किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो दोनों प्रश्न आपको याद होना चाहिए। देखिए, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है, तो लॉन्ग तो होगा ही। चलिए, मैं लिखा हूँ, आप लोग नोट कीजिए। उत्तर में आपको लिखना है कि टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना भारत की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थिति व महत्व इस प्रकार है। ठीक है, कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना जो भारत की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, इसकी स्थिति इस प्रकार है, किस प्रकार, तो आपको हेडिंग डालना है कि टिहरी बांध परियोजना की स्थिति। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है इस हेडिंग में कि टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जिले में हिमालय से निकलने वाली 2 नदियां भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के टिहरी जिले से निकलती है और 2 नदियों से भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना है। यह बांध 260 मीटर ऊंचा तथा 575 मीटर लंबा है, जो विश्व का 5वां तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध यही है, टिहरी बांध। ठीक है, इस बांध का निर्माण वर्ष 1994 में, इस बांध का निर्माण वर्ष 1994 में प्रारंभ किया गया था, जो वर्ष 2006 से कार्यरत है। इस बांध परियोजना के अंतर्गत 3 जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन 3 जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए हैं। तो पहला टिहरी बांध एवं जल विद्युत संयंत्र जो कि 1000 मेगावाट का है, कोटेश्वर जल विद्युत संयंत्र जो कि 400 मेगावाट, और तीसरा टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र जो कि 1000 मेगावाट के। तो ये आपके 3 जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार इनको दर्शा सकते हैं, और टिहरी बांध परियोजना की स्थिति को आप इस प्रकार विवरण से आप लिख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को तो पहले तुरंत एकदम तैयार, आगे से ही तैयार कर लिया जाता है इन प्रश्नों को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 4 अगर टिहरी बांध परियोजना को आपको क्लियर हो गया हो, तो हम बढ़ेंगे बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर, और उसे समझेंगे और उसे भी हम लोग बेहतरीन तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5वां। और क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे ये कह रहा है कि रबी और खरीफ फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि रबी और खरीफ फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, आप कैसे लिखेंगे कि रबी और खरीफ फसलों में निम्नलिखित अंतर है। रबी और खरीफ फसलों में निम्नलिखित अंतर है। कौन कौन? तो एक और रबी, देखिए रबी और देखिए रबी की फसल कौन कौन से होते हैं, ये भी प्रश्न आता है, या खरीफ की फसल ये भी आता है, और रबी और खरीफ में अंतर आता है वो भी आता है। तो जैसा कि मैं बता दूंगा तो इसमें सभी क्लियर हो जाएगा। कोई से भी प्रश्न घुमाएगा रबी से तो रबी से बता देंगे, खरीफ से बताएगा तो खरीफ से, अंतर पूछेगा तो अंतर भी बता देंगे। तो 3-4 प्रश्न यहाँ से बन गया आप लोगों का। ठीक है, तो रबी और खरीफ फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए, उत्तर आपको लिखना है कि रबी और खरीफ फसलों में निम्नलिखित अंतर है। कौन कौन? तो एक और रबी की फसल हेडिंग डालिए, एक और खरीफ की फसल हेडिंग डालिए। और रबी फसल में डालना है आपको, रबी फसल में पहला पॉइंट आपको लिखना है कि इसकी शुरुआत मानसून की समाप्ति पर अक्टूबर व नवंबर में होती है। रबी की जो फसलें होती हैं वो उनकी जो शुरुआत होती है मानसून की समाप्ति पर अक्टूबर व नवंबर में होती है, एवं खरीफ की जो फसलें होती हैं यह मानसून में जून या जुलाई में प्रारंभ होती हैं। ठीक है, खरीफ की फसलें कब प्रारंभ होती हैं? तो जून और जुलाई में प्रारंभ होती हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट रबी में लिखिए कि यह फसलें अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। रबी की फसलें कब काट ली जाती हैं? तो अप्रैल और मई के महीने में काट ली जाती हैं।
और खरीफ की फसलें तो यह अक्टूबर या नवंबर में काटी जाती हैं। तो खरीफ की फसलें अक्टूबर या नवंबर में काटी जाती हैं, रबी की फसलें अप्रैल या मई में काटी जाती हैं। एकदम कंफर्म याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए रबी में कि यह फसलें मृदा की नमी पर निर्भर करती हैं। जो रबी की फसलें होती हैं वो किस पे, मृदा की नमी पर निर्भर करती हैं। एवं खरीफ की फसलें, यह फसलें मानसून पर निर्भर करती हैं। तो खरीफ की फसलें मानसून पर निर्भर करती हैं, रबी की फसलें मृदा की नमी पर निर्भर करती हैं। चौथा पॉइंट लिखिए रबी की फसलें में कि गेहूं, चना, तिलहन जैसे सरसों आदि इस ऋतु की प्रमुख फसलें हैं। रबी की फसलें, कुछ रबी की प्रमुख फसलें हैं जैसे गेहूं, चना, तिलहन, सरसों, ये आपकी रबी की फसलें हैं। और खरीफ की फसलें जैसे मोटा अनाज, चावल, मूंगफली, कपास आदि इस ऋतु की प्रमुख फसलें हैं। तो समझ में आ गया कि खरीफ की फसलें आपका चावल हुआ, मूंगफली हुआ, कपास हुआ, ये सब हैं। और रबी की फसलें गेहूं, चना, तिलहन, सरसों आदि ये सब हैं, ठीक है, जो कि इस समय आपके बोए गए हैं। इस समय आप तो जानते हैं ये समय आपकी रबी की फसल बोई गई है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने टोटल 5 क्वेश्चन बताया, आप पाँचों आपके एकदम 100% क्लियर होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर तैयार करके जाते हैं तो 100% 3-4 क्वेश्चन, इसमें सभी क्वेश्चन फंसने के चांस, ये बता दे रहा हूँ, जो 5 क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ आप लोगों को। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि 2 महीने आपके हैं, ठीक है। मई में एग्ज़ाम होने वाला है, आप चाहेंगे तो अच्छे स्कोर पर कर पाएंगे, क्योंकि आपको टाइम 2 महीने का टाइम बहुत होता है। अगर रेगुलर आप स्टूडेंट रहेंगे, रेगुलर अगर सारी वीडियोस देखते रहेंगे तो 100% दावे के साथ कहता हूँ 85-90% से कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छे से आप पढ़िए, नोट्स इसका बनाइए और तैयार करके जाइए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे।